का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। खबरों के साथ मनी 9 की टीम के साथ हम तैयार हैं आज की खबरें बताने के लिए, खबरों के विश्लेषण के लिए। खबरों का विश्लेषण मेरे साथ करेंगे मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी और साथ में दो और खास मेहमान। और कौन होगा हमारे साथ? आज होंगी प्रियंका संभव जी और होंगे संदीप ग्रोवर हमारे साथ। मनी 9 की टीम से दो लोग और जुड़ेंगे। हम चारों लोग आज आपको तमाम खबरें बताएंगे और खबरों के विश्लेषण के लिए जो मेरे साथ तीनों एक्सपर्ट जुड़े हैं, ये आपको उन खबरों का विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आज खबरें कौन सी हैं, किन पर चर्चा होगी, किनको चुना हमारी टीम ने आज डिस्कशन के लिए। शुरुआत हम करेंगे मॉनसून की खबर के साथ। भारी बारिश के बीच भी कहां पड़ रहा सूखा? क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ जिले ऐसे हैं जहां सूखा पड़ रहा? आपको ज्यादातर तस्वीरें दिखाई गई होंगी बाढ़ की, ज्यादातर तस्वीरें दिखाई गई होंगी बड़े पानी के अंबार की, लेकिन कहीं ऐसा भी है जहां सूखा पड़ रहा। सूखा कहां पड़ रहा ये जानेंगे। कैसे काम कर रहा नकली दवाओं का नेटवर्क? देश में नकली दवाओं का नेटवर्क काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है, कैसे ये पूरा नेटवर्क चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। क्या बता रहे वायदा बाजार में छोटे निवेशकों के बड़े सौदे? कल हमने आपको बताया कि वायदा बाजार में खतरनाक खेल चल रहा है। वायदा बाजार में कुछ ऐसा चल रहा है जो आगे आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, और वो भी छोटे निवेशकों के लिए। छोटे निवेशकों ने बड़े सौदे बना रखे हैं वायदा बाजार में। क्या बता रहे हैं ये आंकड़े, कितने ज्यादा ये सौदे हैं, ये आपको बताएंगे। एफडी के बदले कर्ज क्यों ले रहे लोग? कर्ज के नए आंकड़े सामने आए। कर्ज किन्हें बटा ये भी बताएंगे, और कर्ज किन्होंने लिया, कैसे लिया, ये भी बताएंगे। बात ये निकल के आई कि एफडी तुड़वा रहे हैं लोग या एफडी के बदले कर्ज ले रहे हैं लोग। एफडी के बदले आखिर कर्ज क्यों लेने लगे लोग, ये समझेंगे। फ्रॉड करने वाले कैसे कर रहे एआई का इस्तेमाल? दिन की सबसे बड़ी दो खबरें होंगी। पहली खबर ये होगी कि फ्रॉड करने वाले भी अब चैट जीपीटी की तरह कुछ नए टूल्स आए हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या पूरी मॉडस ऑपरेंडी होती है, ये सब कुछ समझेंगे आज हम प्रियंका संभव और अंशुमान जी के साथ। और कहां चले गए सोने के खरीदार? सोने के बाजार पर एक खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को हमने छाना, रिपोर्ट में देखा कि क्या कुछ बड़ा है। आने वाले दिनों में क्या संकेत मिले इस रिपोर्ट से सोने के बाजार के लिए, ये सब कुछ हम समझेंगे आज दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। लेकिन शुरुआत मॉनसून के साथ। अगस्त और सितंबर के दौरान मॉनसून की बरसात सामान्य होने का अनुमान है। अल नीनो का साया है। कल हमने आपको बताया कि अल नीनो की वजह से अगस्त में मॉनसून कमजोर रह सकता है, बारिश कम रह सकती है। अब तक की क्या स्थिति है? अब तक बीते मॉनसून सीजन में यानी 1 जून से 31 जुलाई तक देश में सामान्य के मुकाबले 5% ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन कई राज्य और सब डिवीजन ऐसे हैं जहां बरसात की भारी कमी है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में अधिकतर जिले सूखे का सामना कर रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां बरसात बिहार का, जैसे बिहार का समस्तीपुर देख लीजिए, कई जिले तो ऐसे हैं जहां 82% तक कम बारिश दर्ज की गई है। अब आप बीते 1 महीने में वो फुटेज, वो वीडियोस ध्यान करने की कोशिश कीजिए जो सोशल मीडिया पर या मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, जहां आपको दिखाया जा रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मकान बह जा रहे हैं, दुकानें बह जा रही हैं, बाढ़ आ रही है, बादल फट रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसी देश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां सूखा दर्ज किया जा रहा है। सर, क्या बता रहा है ये मानसून का ताजा आंकड़ा? मानसून का जो ताज़ा आंकड़ा है जिस पर हमने कल चर्चा की थी, मौसम विभाग ने अब अल नीनो के असर की भविष्यवाणी की है। जुलाई का महीना बैक टू बैक लो प्रेशर एरियाज के से प्रभावित था। आपने देखा कि पश्चिम की साइड से जो विपराजय साइक्लोन था उसने पश्चिमी भारत के हिस्से में बड़ी बारिश की, जबकि बंगाल की खाड़ी से भी जो कम दबाव के क्षेत्र बने थे उन्होंने पूरे मानसून के संतुलन को जुलाई के महीने में तहस नहस कर दिया। मानसून की आमद देर से हुई, मानसून एक बड़े हिस्से में सूखा छोड़कर गया, एक बड़े हिस्से में सामान्य से अधिक बरसात की गई। अब हम अगस्त में पहुंच चुके हैं। पूरे मानसून के सीजन में 30% बारिश अगस्त में होती है, औसतन ऐसा माना जाता है। और ये 30% बारिश खरीफ की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बारिश के बाद सोइंग होती है और वहाँ भी बारिश पानी की ज़रूरत है, और इसके बाद सितंबर का महीना आता है। अल नीनो का खतरा यहीं से शुरू होता है। जो अब अनुमान आईएमडी का आया है, उस अनुमान का जो पूरा सार है वो ये है कि बारिश सामान्य से कम रहेगी, लॉन्ग पीरियड एवरेज में भी लोअर साइड में रहेगी। यानी भारत में अगर आप औसतन देखें तो पूरे मानसून के का आंकड़ा बाद में अगर दिखाई देगा तो हो सकता है उसमें सामान्य बारिश आपको दिखाई दे, क्योंकि सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है जुलाई में बहुत सारे हिस्सों में, जहां उसका फसल पर ज़्यादा बुरा असर पड़ा है कम बारिश होने की तुलना में।
लेकिन अगस्त और सितंबर के जो महीने हैं, खासतौर से अगस्त का सबसे महत्वपूर्ण महीना है, उस महीने में जहां सबसे 4-5 बड़ी फसलें जिन्हें पानी की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है, वहां अब सूखे की स्थिति है। कुछ देश के कुछ हिस्सों में तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सूखे जैसी संभावना बनती दिखी रही है। जो बात आपको शुभम ने बताई, कई सारे जिले हैं झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, यहाँ पर रेन का डेफिसिट 30 से 60% और 70% तक है। और यही वजह है कि जो 5-6 बड़ी फसलें हैं जिन पर अब सीधा असर हमें दिखाई देगा, इसमें दलहन की फसलें होंगी, तिलहन की फसलें होंगी और पैडी का, धान का ये हिस्सा है, इसे अब अगस्त में सूखे का सामना करना पड़ सकता है। देश में नकली दवाओं की पहचान करने और दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने दवाओं की पैकिंग पर QR कोड लगाने का निर्देश दिया है। यह बताया गया है कि देश में बिकने वाली करीब 300 दवा ब्रांड्स पैकिंग पर QR कोड लगाएंगे ताकि कोड के जरिए आसानी से दवा को ट्रेस किया जा सके और साथ में नकली दवा का इस्तेमाल रोका जा सके। सर, ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है? भारत में नकली दवाओं के नेटवर्क को लेकर कई तरीके की सूचनाएं सामने आ रही हैं और दवाओं की क्वालिटी को लेकर, भारतीय दवाओं की क्वालिटी को लेकर भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की बड़ी किरकिरी हो रही है। अभी हमने आपको बताया कि गाम्बिया में भारतीय दवा कंपनियों ने जो निर्यात किया उसमें जहरीले तत्व पाए गए और गाम्बिया की सरकार ने अपनी जाँच में पाया कि उस बच्चों की जो मौत हुई उस दवा से हुई। सेंट्रल एशिया में दवा को लेकर भी ये सवाल उठे। भारत के भीतर नकली दवाओं के नेटवर्क को लेकर सरकार बुरी तरह परेशान दिख रही है। पहली चीज तो ये कि जो आज का फैसला, इस फैसले के तहत करीब 300 प्रमुख दवाएं चुनी गई हैं। 300 प्रमुख दवाओं में आपके जाने पहचाने नाम ब्रांड हैं जिनके बारे में आप अक्सर, जिनको बाजार में जाकर ओवर द काउंटर खरीदते हैं, जिसमें एलेग्रा है, जिसमें डोलो है, जिसमें एस्थलीन है, जिसमें आगमेंटिन है, सेरिडॉन है, लिम्सी है, कॉलपाल है, थायरिनॉर्म है, इस तरीके की दवाएं हैं। इन दवाओं पर QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड से आप जांच पाएंगे कि इससे ये दवा असली है, नकली। लेकिन पूरा नेटवर्क भारत में 2 तरह से काम करता है और ये नेटवर्क सरकार को पता है। भारत में बहुत सारी नकली दवाएं नकली तो हैं पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, पर वो पूरी तरह नकली हैं क्योंकि उनमें वो उतनी दवाओं की मात्रा उपलब्ध नहीं है जितनी दवाएं उसमें होती हैं। और देश के बड़े हिस्से में, कई सारे इलाकों में ऐसी दवाओं की फैक्ट्रियां हैं जो बड़े ब्रांड्स की दवाओं का नकली संस्करण बनाते हैं और उनमें जो मुख्य जो API है, जो मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट कम होता है, पर वो दवा स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं डालती पर स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा भी नहीं करती। देश का जो छोटे कस्बों का जो मेडिकल स्टोर्स का नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इन दवाओं की बड़े पैमाने पर बिक्री की जाती है। आमतौर पर दवा खरीदने वाले व्यक्ति को ना तो उसके केमिकल के बारे में जानकारी होती, ना वो उसके पर्चे के ऊपर लिखी हुई चीज़ पढ़ पाता है और ना कहीं डॉक्टर उसे ये बता पाते हैं कि उसने असली दवा खरीदी कि नकली दवा खरीदी। और इसलिए सही और वास्तविक दवाओं के पैरेलल एक बड़ा नकली दवा नेटवर्क बाजार में चलता है और उसमें भी ज़्यादातर वो दवाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए उनको लेकर अब सरकार ने ये कोशिश शुरू की है। सर, एक और सवाल था मेरा कि 300 दवाओं को टारगेट किया है QR कोड लगाने के लिए। देश में दवाएं तो हजारों तरीके की, तो फिर ये 300 ही क्यों? हाँ, 300 ये चुनी गई इसलिए क्योंकि 300 ये दवाएं जिनकी सबसे ज़्यादा नकल बाजार में उपलब्ध है। और अगर आप ध्यान से जाकर बाजार में देखें, खासतौर से कस्बाई बाजारों में, बड़े शहरों के बाजारों में जो आउटलेट्स हैं उन पर तो दवाएं नहीं मिलती, पर अगर कस्बाई बाजारों में जाकर देखें तो आपको एलेग्रा की, डोलो की, एस्थलीन की, कोरेक्स की, थायरिनॉर्म की नकल बाजार में बनती दिखाई देगी। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं ये तो पता नहीं क्योंकि उसकी तो कोई जांच नहीं होती, लेकिन नकली दवाएं इसमें बनी हुई हैं। अब इसमें बड़ी दिक्कत है, हालांकि कंपनियां इसे आगे बढ़कर स्वीकार करेंगी क्योंकि कंपनियों की सेल्स पर इस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं का ब्रांड बाजार में नकली के तौर पर बिक रहा है और जहां पर उनका वास्तविक ब्रांड बिकना चाहिए। लेकिन ये जो QR कोड की नई शर्त आई है, इसके बाद कंपनियों ने यह भी कहा है कि दवा की पैकिंग की लागत में 5 से 7% की बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि उनको पैकिंग के पीछे QR कोड पब्लिश करना पड़ेगा। अब यहाँ बड़ी दिक्कत, बड़ी चुनौती शुभम, कि इस QR कोड से ग्राहक कैसे जानेगा कि वो असली है कि नकली? उसे दवा का पर्चा पढ़ना नहीं आता, उसे दवा के बारे में जानकारी नहीं आती, व्यवहारिक रूप से उसके लिए जानना मुश्किल होगा कि वो पहले किसी दवा को खरीदे, फिर उसके बाद उसको स्कैन करे QR कोड को और ये जाने कि वो असली है नकली है। थोड़ा व्यवहारिक रूप से थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता, लेकिन कम से कम इसके जरिए मेडिकल स्टोर के लेवल के ऊपर तो जांच में पता चलाया जा पाएगा कि कौन सी दवाएं मेडिकल स्टोर के पास उपलब्ध थी, वो असली थी या नकली थी। टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से चलाए गए अभियान में हर महीने हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का पता चल रहा है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में बताया गया कि इस साल अप्रैल और मई के दौरान 14,302 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इस दौरान टैक्स चोरी के 2,784 मामले सामने आए। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1.31 लाख करोड़ रुपए और 21-22 के दौरान 73,238 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सर, टैक्स चोरी के इतने मामले क्यों आने लगे?
जीएसटी के भीतर से अब वो सच निकल कर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। ये माना गया था कि जीएसटी का नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित है, जीएसटी के नेटवर्क में जिनके रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी जीएसटी सिस्टम के पास है और इसलिए टैक्स की चोरी पूरी तरह नहीं होगी और बंद हो जाएगी। पर जो आंकड़े आए बेहद चौंकाने वाले थे और बता रहे हैं कि जीएसटी के पूरे नेटवर्क सिस्टम में काफ़ी बड़े छेद हैं। ये जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं ये 3-4 प्रमुख सिस्टम से आ रही हैं जिनको अब एक्टिवेट किया गया है, जिसमें एक सिस्टम है नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा सिस्टम है इनकम टैक्स का बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम और एक स्क्रूटनी सिलेक्शन सिस्टम है। इन 3 बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के जरिए जीएसटी के पूरे नेटवर्क को खंगाल कर निकाला गया और जिसमें पता चल रहा है कि एक, बहुत सारी कंपनियां कारोबार कर रही हैं पर उन्होंने रिटर्न समय से फाइल नहीं किया, वो टैक्स की चोरी कर रही हैं। 2, जब कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत क्लेम किया, जो सबसे बड़ा हिस्सा है फ्रॉड का, यानी एक फर्जी कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के लिए खरीदती है और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करती। और तीसरी चीज़ है कि ई वे बिल में भी काफ़ी गफलत है, समय पर सही ई वे बिल भी जारी नहीं किए गए और इसीलिए शुभम अभी जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब जो ई इनवाइस और B2B बिजनेस की जो ई इनवाइस की ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। यानी 5 करोड़ रुपए का कोई ट्रांजैक्शन 2 कारोबारों के बीच में होगा तो उसकी ई इनवाइस जारी करनी होगी। जुलाई में के दौरान शेयर बाजार में दिखी जोरदार तेजी, अब कुछ ब्रेक लगा है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में निवेशकों के सौदों से पता चल रहा है कि रिटेल निवेशक शेयर बाजार में तेजी को लेकर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लिस्टेड कंपनियों में जून अंत तक रिटेल निवेशकों की कुल होल्डिंग 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दर्ज की गई, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। मार्च तिमाही से तुलना करें तो जून तिमाही के दौरान लिस्टेड कंपनियों में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 15% बढ़ी है। सर, क्या बता रहा ये आंकड़ा? एक तरफ वायदा बाजार, दूसरी तरफ रिटेल निवेशक। दोनों आंकड़े शेयर बाजार में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिटेल निवेशकों का हिस्सा जबरदस्त जोखिम या किसी खतरनाक से आग से खेल रहा है। इसे आप ऐसे समझ लें कि एक बड़ी बुल रन चल रही है जिसमें कुछ छोटे चूजे बाजार में छोड़ दिए गए हैं। जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का या जो F&O सेगमेंट का आंकड़ा बता रहा है कि बाजार में ज़्यादातर लोग जो लॉन्ग पोजीशन लिए बैठे हुए हैं वो रिकॉर्ड हाई पर हैं, यानी उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार में और ज़्यादा तेजी आएगी और बढ़ोतरी होगी। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही। अगर कल का मनी सेंट्रल आपने देखा हो तो कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि क्यों सेबी F&O सेगमेंट में, वायदा सेगमेंट में इस तरीके की गतिविधियों को लेकर परेशान है और आज उसकी नज़ीर सामने है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल निवेशकों का है जिन्होंने तेजी लगातार जारी रहने की संभावना के आधार पर F&O बाजार में लॉन्ग पोजीशंस खोल रखी हैं, जो खतरा है। और दूसरा आंकड़ा जो निकल कर आया वो आंकड़ा है इन लिस्टेड कंपनीज में रिटेल से निवेशकों की होल्डिंग का। ये रिकॉर्ड लेवल पर है, करीब 22 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा हमें मिल रहा है। 22.1 लाख करोड़ रुपए का NSE का आंकड़ा है जून में। इस हिसाब से करीब 1910 कंपनियों की एनालिसिस के आधार पर पता चला कि रिटेल होल्डिंग, निवेशकों की होल्डिंग उसमें रिकॉर्ड लेवल पर है। यानी यहाँ भी वही संभावना बनती दिखाई दे रही है कि निवेशकों को बाजार में महसूस हो रहा है कि यहाँ लगातार तेजी जारी रहेगी। अब यहाँ से बाजार जरा सा भी नीचे गिरता है तो डेरिवेटिव या F&O सेगमेंट के निवेशक हों या रिटेल सेगमेंट के निवेशक हों, उन्हें गहरा नुकसान हो सकता है। सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो यानी BCAS ने हवाई अड्डों पर कॉमर्शियल स्पेस को घटाने की सिफारिश की है। BCAS के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल स्पेस को घटाना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर भीड़ को कम किया जा सके और यात्रियों के आवागमन को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि हवाई यात्रा के दौरान प्रतिबंधित सामान के बारे में जागरूकता नहीं होने की वजह से यात्रियों से देश भर में रोजाना करीब 25,000 प्रतिबंधित सामान पकड़ा जाता है और इस सामान की वजह से सिक्योरिटी चेक में देरी होती है। सर, कितनी महत्वपूर्ण है ये खबर? इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, खासतौर से वो लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं। अगर आप जा रहे हैं, आप एयर ट्रैवल पे जाते हैं तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि किसी एयरपोर्ट में घुसने से लेकर फ्लाइट में बोर्ड होने तक आपको पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक किस्म का शॉपिंग मॉल जैसा दिखने लगा है। और यही बात जो BCAS की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के बाद एयरपोर्ट के प्राइवेट डेवलपर्स ने हर उपलब्ध स्पेस का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। हर छोटे से छोटे हिस्से को किसी न किसी दुकान में बदल दिया है। जो बड़े एयरपोर्ट
एयरपोर्ट हैं देश के, चाहे मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट हो, वहाँ तो कमर्शियलाइजेशन के 3-4 लेयर दिखते हैं शुभम। आप घुसें तो पहले आपको कुछ शॉप्स दिखाई देती हैं, फिर उसके बाद आप चेक इन काउंटर से बाहर जाएं, सिक्योरिटी क्रॉस करें तो फिर कुछ शॉप्स दिखाई देती, और बोर्डिंग गेट तक दुकानें आपके साथ चलती हैं जब तक आप बोर्डिंग गेट में जाते हैं। आमतौर पर ये इन हवाई अड्डों में पब्लिक स्पेस की अब कमी होती चली जा रही है। तो पहली चीज़ तो कि पब्लिक के लिए स्पेस नहीं, लोगों के लिए स्पेस नहीं, जबकि दुनिया के बड़े हवाई अड्डों में आम लोगों के लिए, जो यात्री, उनके लिए स्पेस पर्याप्त होता है। पर यहाँ BCS ने ये दूसरी बात कही है कि चूंकि हवाई अड्डों का जो सबसे प्रॉपर और सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस है, जहाँ पर लोग हवाई अड्डे में घुसकर और अपना चेक इन करके जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी स्पेस की कमी हो रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे हवाई अड्डों में सिक्योरिटी गेट्स की संख्या कम है, जबकि यात्रियों की संख्या बहुत बड़ी होती है। और चूंकि यात्रियों के सामान चेक होते हैं, उन्हें दोबारा चेक करना पड़ता है और उसमें लंबी क्यू लगती है। और ये बात भारत में ज़्यादातर हवाई यात्रा करने वाले लोग एयरपोर्ट पर जाकर महसूस करते हैं कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की कमी है और एक एक चेक पॉइंट पर लंबी लंबी क्यू दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सामान लेकर जा रहे हैं जिन्हें बार बार सिक्योरिटी चेक में ले जाना पड़ता है। और ख़ासतौर पर उस समय जबकि फ़्लाइट्स डिले होती हैं, खासतौर पर उस समय जबकि बिजी टाइम होता है, सुबह और शाम का समय, खासतौर पर वो समय जब किसी वजह से मौसम की खराबी के कारण फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तब सिक्योरिटी चेक पर लंबी लाइनें ये बताती हैं कि एयरपोर्ट के डेवलपर्स या ऑपरेटर्स स्पेस को ओवर कमर्शलाइजेशन में ले जा चुके हैं और इसलिए लोगों के लिए उतना स्पेस वहाँ उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट से ज़रूर बात करेगी और हमें उम्मीद है कि थोड़ा एयरपोर्ट्स पर स्पेस और ज़्यादा मिलना शुरू होगा। बैंकों से कर्ज की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जून अंत तक कुल आउटस्टैंडिंग नॉन फूड क्रेडिट का आंकड़ा 143 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया, जो पिछले साल के मुकाबले 16% से ज़्यादा बढ़ा है। इस दौरान इंडस्ट्री को कर्ज में तो 8% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सर्विसेज के लिए कर्ज की जो ग्रोथ थी वो 26.7% दर्ज की गई। इसके अलावा पर्सनल लोन सेगमेंट में कुल आउटस्टैंडिंग कर्ज करीब 21% बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। पर्सनल लोन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी, यहाँ 46.4% की ग्रोथ देखी गई। FD के बदले दिए जाने वाले कर्ज में भी ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी 36% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई। सर, FD के बदले कर्ज, इस बार के आंकड़े में ये हाईलाइट करने वाली बात थी, ये रेखांकित करने वाली बात थी। क्या मतलब है FD के बदले कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं? 2 आंकड़े इसमें महत्वपूर्ण थे रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में। पहला आंकड़ा तो ये कि FD के बदले कर्ज लिए जा रहे थे, जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो जो बहुत तेज़ी से बढ़ा, करीब 20%, 21% की बढ़ोतरी दिखाई देती। और दूसरा, सर्विसेज सेक्टर को लेंडिंग बढ़ी। सर्विसेज सेक्टर की लेंडिंग को पहले समझते हैं। सर्विसेज सेक्टर को NBFC के कर्ज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। NBFCs की तरफ से जो आंकड़ा बता रहा है, पिछले एक साल की अवधि के दौरान, खासतौर से जून के महीने में करीब 35% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दी। तो सर्विसेज इंडस्ट्री का मतलब होटल, ट्रेड और ये तमाम सर्विसेज हैं, इन्हें NBFCs की तरफ से कर्ज में बढ़ोतरी हो रही। पर रिटेल कर्ज की संख्या, रिटेल कर्ज का अनुपात तेजी से बढ़ा है और उसमें भी ये चौंकाने वाली जानकारी है कि लोग FD को तुड़वाकर या FD को गिरवी रखकर, FD को मॉर्गेज करके लोन ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों में FD के अगेंस्ट लोन आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा ब्याज दर का भी फायदा हो जाता है, यानी लोग अपनी कर्ज की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी बचत को सामने रख रहे हैं, बचत को गिरवी रख रहे हैं। इस व्यवस्था में बैंकों को भी कर्ज देने में सुविधा होती और इसलिए इसमें बड़ा हिस्सा FD पर कर्ज में बढ़ोतरी का दिखाई देता है। अगर आप Money9 का ऐप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको FD पर कर्ज कैसे लिया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं और जल्द ही हम इस पर और भी जानकारी आपको देंगे ताकि आप समझ सकें कि FD पर कर्ज के फ़ायदे क्या हैं और उसके जोखिम क्या है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI ने बाजार से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पैसा 15 साल के इंफ्रा बॉन्ड जारी करके जुटाया गया। इन बॉन्ड पर कूपन रेट जो था वो 7.54% का था। कूपन रेट यानी वो रेट जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उन्हें अगले 15 साल तक निश्चित राशि ब्याज में मिलेगी। इस बॉन्ड बिक्री कार्यक्रम में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 10,000 करोड़ की बॉन्ड बिक्री के लिए कुल 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोलियां आई, जो बताता है कि बाजार में मांग बहुत तेज है। इस खबर को समझने के लिए चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। संदीप, ये खरीद अगर आम निवेशक समझना चाहे जो बैंक में FD कराता है, पैसे जमा करने जाता है, कर्ज लेता है, तो वो इस खरीद से SBI की क्या समझे, क्या सीखे? देखिए, मोटा मोटी हमें 3 बातें समझनी है। ये जो पूरा मामला हमने देखा है, 10,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं तो देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से,
पहली बात तो ये है कि ब्याज दरें जो है हमारे देश में वो लंबे समय तक ऊंची ही रहने वाली हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आपका खुद जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो 7.5% के आसपास का ब्याज देकर पैसा जुटा रहा है, तो कुछ तो स्प्रेड चार्ज करेगा, फिर आगे वो लोन देगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए 7.5% पे सबसे बड़ा बैंक पैसा जुटा रहा है, तो लंबे समय के लिए फिर वो लोन भी उन्हीं दरों पे देगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे समय तक जो ब्याज दरें हैं देश में वो ऊंची रह सकती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये जो बॉन्ड इश्यूएंस किए गए हैं, इंफ्रा बॉन्ड जारी किए गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, लेकिन करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए की बोलियां आई हैं, 2 गुना से ज्यादा की बोलियां आई हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि एसबीआई और पैसा जुटाने के लिए इसी तिमाही या अगली तिमाही में फिर से एक और इश्यूएंस ला सकता है। और इसको फॉलो करते हुए जो तीसरी बात है, जो बाकी बैंक हैं वो भी हो सकता है कि क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो बाकी बैंक भी या बाकी एनबीएफसी भी, जो बाकी संस्थाएं हैं, वो भी इस माध्यम से पैसा जुटा सकते हैं। हालांकि समझने वाली बात ये होगी कि अगर एसबीआई 7.5% के आसपास का ब्याज चुका रहा है, तो जो बाकी छोटे बैंक हैं जिनका रिस्क ज्यादा हो सकता है, उनके लिए क्या कॉस्ट होगी, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन ये 3 मोटी मोटी बातें हैं जो कि इस पूरे इश्यूएंस से हमें समझ आती है। बिल्कुल सर, ये तो बात पैसा जुटाने और आ सकते हैं, पैसा लगाया जा सकता है, ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, ठीक है। कर्ज लेने वालों के लिए अगर ये समझा जाए, ये आंकड़ा हमें बता रहा है शुभम कि क्या आप अगर रिजर्व बैंक, आप हाइपोथेटिकली माने, काल्पनिक रूप से माने कि रिजर्व बैंक दिसंबर से या नवंबर से ब्याज दरों में कमी भी शुरू कर दे, जो नहीं होने वाली, अगले साल 2024 में होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद भी क्या बैंक आपके कर्ज पर ब्याज दरें इतनी तेजी से घटा पाएंगे? क्योंकि अगर आप इस 7.5% के आसपास की इस बॉन्ड बोरिंग को देखें और जो 81 बॉन्ड बैंकों ने पिछले 1 साल में जारी किए, 6 महीने में जारी किए अपनी कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऐसी स्थिति में बैंकों के पास ब्याज दरों को कम करने का स्कोप सीमित होता जाएगा, क्योंकि जो कर्ज लिया गया है 10 साल या 15 साल के बॉन्ड्स पर, इसे चुकाने के लिए उन्हें उनकी सर्विसिंग कॉस्ट ऊंची रहेगी और इसलिए लोन को लेकर ब्याज दरों में कमी की संभावना उतनी तेज नहीं है जैसा कि माना जाता है कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी वापस लौटती है तो तेजी से ब्याज दरें घटती हैं। ये बात आप एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जिसने कर्ज रखा है ध्यान रखिए कि भारत में कर्ज दरें इतनी तेजी से सस्ती नहीं होगी, क्योंकि बैंक बहुत महंगा कर्ज खुद ले रहे हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन में आर्थिक सुस्ती गहराने के संकेत मिलने लगे हैं। जुलाई के दौरान चीन में अधिकतर सेक्टर में पीएमआई में गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.3 दर्ज की गई, साथ में सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पीएमआई के आंकड़े भी खराब रहे। इन आंकड़ों से चीन में जीडीपी ग्रोथ टूटने की आशंका जताई जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती यानी कि असर पूरी दुनिया पर। लेकिन चीन में ये आर्थिक सुस्ती गहराने के बाद भी कमोडिटी बाजार में कुछ और दिख रहा है, वहां तेजी दिख रही है। अधिकतर कमोडिटीज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव 85 के ऊपर चला गया, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा भाव है। विदेशी बाजार में कॉपर की कीमतें देखें तो वो भी 3 महीने की ऊंचाई पर काम कर रही हैं। सर, अब यहाँ 2 सवाल। पहला सवाल तो मेरा यही है कि चीन के बाजार से खबरें क्या आ रही हैं, वहां सुस्ती कितनी गहरी है? चीन के बाजार से जो दूसरी खबर आई वो भी दुनिया को चौंकाने वाली थी और परेशान करने वाली थी कि चीन में आम उपभोक्ताओं की खपत में तेज गिरावट आई है। रिकवरी नहीं दिख रही, जो हम आपको बता चुके हैं। रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस में है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब जो चीन की विशाल अर्थव्यवस्था जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, उसकी खपत में बढ़ोतरी नहीं हो रही और अब चीन की सरकार को लोगों की खपत बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसकी तैयारी शुरू हो रही। जो ताजे आंकड़े आए उसमें जॉब मार्केट में भी सुस्ती दिखाई दी और कंजम्पशन में भी कमी दिखाई दी। यानी चीन की अर्थव्यवस्था से जो डिमांड आने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही थी, वो एक के बाद एक आंकड़ा आते हुए दिखाई दे रही है कि उसमें वो उतनी तेजी से रिकवरी नहीं आएगी। और सर, ये जो दूसरा विरोधाभास है कि ठीक है, चीन में ये तो बोला जाता था कि चीन में सुस्ती आएगी तो कमोडिटी बाजार में सुस्ती होगी, यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। हाँ, ये दिलचस्प घटनाक्रम पिछले 2 दिन में बना। आमतौर पर चीन के बाजार को देखकर दुनिया के कमोडिटी बाजार के अपने तौर तरीके तय होते हैं। अगर चीन को जुकाम होता है तो कमोडिटी बाजार को बुखार आ जाता है, ऐसा माना जाता है। पर चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी न होने के बाद भी कॉपर की, निकल की और कच्चे तेल की कीमतें और कई सारी धातुओं की कीमतें ऊपर जा रही। इसकी बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जो आंकड़े आए वो मंदी न आने के आंकड़े थे, ताजे आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के थे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था के महंगी ब्याज दरें होने के बाद भी मंदी में जाने की संभावना नहीं है। एक चीज, इस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की जो उम्मीदें थीं वो बेहतर हुई, मजबूत हुई और कमोडिटी बाजार को इसका सहारा मिला। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भी जो लंबे समय से महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जूझ रही, वहाँ भी हल्के हल्के के अगर अर्थव्यवस्था की भाषा में बात करें, ग्रीन शूट्स, थोड़ी थोड़ी कोपलें, उम्मीदें दिखने लगी हैं रिकवरी की। और इन 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट के सहारे चीन में जो अर्थव्यवस्था में सुस्ती है उसे कमोडिटी
बाजार ने उसे इग्नोर किया, उसकी अनदेखी की और वापस तेजी की तरफ बढ़ चला। कच्चे तेल का केस थोड़ा डिफरेंट है। कच्चे तेल में सऊदी अरब ने जो उत्पादन में तेज कटौती की थी उसका असर हमें भी 1 अगस्त से दिखने लगा है। हम बात बराबर आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि अगस्त से में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी और अब कच्चे तेल के भाव इस समय करीब 83 और $85 से ऊपर पहुंचने हैं। लंबे समय बाद कच्चा तेल $85 के ऊपर है ब्रेंट और $81 से ऊपर है WTI। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर के लिए सबसे पहले चलते हैं दिव्या के पास, क्योंकि दिव्या के पास इससे भी बड़ी एक खबर है। दिव्या, बताइए आप। मानिए आप घर पर या ऑफिस में या दोस्तों के साथ हैं और अचानक आपके मन में सवाल आया कि यार बिना फॉर्म 16 के भी मैं ITR भर सकता हूँ क्या? तो क्या करेंगे? अचानक किससे पूछे ये सवाल? कहाँ सॉल्व करें अपनी कंफ्यूजन? कुछ नहीं करना है, आपको बस Money9 का सुपर ऐप खोलना है और ऐप ओपन करने के बाद आपको सामने ही 5 ऑप्शंस इसमें दिखाई देंगे, जिसमें चौथे नंबर पर होगा पूछें यानी कि आस्क। इस पर टैप करते ही आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, हेलो Money9 और व्यक्तिगत सलाह। आपको हेलो Money9 पर क्लिक करना है। वहां आपके सामने एक फोन नंबर होगा, उसके नीचे हेलो Money9 के रिसेंट लाइव शोज आपको दिखाई देंगे और सबसे नीचे अपकमिंग लाइव शो में सवाल पूछने का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। साथ ही स्क्रीन पर दिख रहे फोन नंबर 9311121874 से आप सीधा Money9 से जुड़ जाएंगे और यहाँ आप फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा अपना कोई भी सवाल सीधा पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब Money9 के लाइव शो हेलो Money9 में आपको मिल जाएगा और आप चाहेंगे तो हेलो Money9 शो में आप खुद कॉल पर गेस्ट से ये सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो दिव्या ने आज आपको सिखाया कि कैसे आप Money9 के ऐप से अपना सवाल अपने मनपसंद एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब साइबर अपराधियों के हाथ लग गया है। साइबर अपराधी फ्रॉड GPT और वॉर्म GPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। साइबर अपराधियों के इस्तेमाल वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डार्क वेब पर तेजी से उभर रहे हैं और साइबर अपराधी डार्क वेब से इन टूल्स को खरीद भी रहे हैं। सर, ये स्कैम कैसे चल रहा है? सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा। तकनीक डार्क वेब में फ्रॉड करने वाले लोगों के बहुत काम आ रही है और जैसे हम बराबर चर्चा में कहते रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक संभावना ही नहीं, बड़ी चुनौती भी है और वो चुनौती हमें बनती दिखाई दे रही है। डार्क वेब के ऊपर इस तरीके के लैंग्वेज जनरेटिव मॉडल प्रोग्राम्स क्रिएट हो चुके हैं जो आपके संवाद को, आपके मेल कम्युनिकेशन को हूबहू कॉपी कर सकते हैं। यानी जिस तौर तरीके में आप लिखते हैं, जैसी आप भाषा में लिखते हैं, उसे वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। और अब डार्क वेब से इन टूल्स का इस्तेमाल लोगों को फिशिंग मेल भेजने से, मैसेज भेजने में, सोशल नेटवर्क को कॉपी करने में इनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे मामले अब निकल कर सामने आए जो बेहद खतरनाक हैं कि आपको लगता है आपका मेल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आपका भेजा हुआ मेल डार्क वेब में पहुंचता है और किसी दूसरे रेसिपिएंट को वैसा ही मेल आपकी तरफ से भेजा जा सकता है आपके मेल आईडी से और आपको पता भी नहीं चलेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति का मेल लैंग्वेज जनरेटिव मॉडल के तहत कॉपी होकर आपके पास आ सकता है। जो मामले अब बढ़े हैं इसको लेकर सरकार और एजेंसियां समझ नहीं पा रही कि इसे कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हमारे मेल बॉक्स में जो सूचनाएं आती हैं हम तो यही जानते हैं कि वो सही व्यक्ति की तरफ से आ रही। अगर उसके बीच में एक AI का कंप्यूटर और रोबोट बैठा हुआ है जो किसी दूसरे की सूचना लेकर आ रहा है, समझना मुश्किल है। इससे 4 बड़े तरीके के फ्रॉड सामने आए। सबसे ज़्यादा इससे मैलवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ऐसी मेल्स जब आपके मेल बॉक्स में लैंड करती हैं और आप उनको क्लिक करते हैं जानते हुए कि आपके किसी जानकार ने भेजी है, तो आप उस मैलवेयर को अपने कंप्यूटर में पहुंचा देते हैं और उसके बाद मैलवेयर वो डेटा निकालकर उस भेजने लगता है। इसके सारे बहुत सारी जरूरी फिशिंग हो रही है, बहुत सारा डेटा आपका निकाला जा रहा है जिसे आप समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि ये वास्तविक मेल है। और इसके अलावा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो तमाम तरीके के सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स में AI इस हैकर्स को मदद कर रहा है जिससे कि वो आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को लीक कर सके। और अभी तो हम केवल साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियों से जूझ रहे थे, तो यहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनसिक्योरिटी भी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। इस बीच वॉइस को लेकर भी, आपकी आवाज़ को लेकर, आपके बातचीत करने के तरीकों लेकर भी स्कैम तेजी से चल रहे हैं। ये बता रही हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या है ये वॉइस स्कैम कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल, अभी अंशुमन जी बात कर रहे थे मेल्स की, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एक कदम आगे
वॉइस इनैक्टमेंट, और केवल वॉइस ही नहीं, आपके वीडियो के भी इनैक्टमेंट। जैसे कि आपके वीडियो को शुभम कोई देख करके आपकी आवाज, आपके चेहरे को कॉपी कर लेगा, आपके आवाज को कॉपी कर लेगा, और आपके किसी अपने को वो एआई चैटबॉट से फोन किया जाएगा, उन्हें विश्वास दिलाया जाएगा कि शुभम को कुछ पैसों की जरूरत है। तो ये केवल मेल तक सीमित नहीं है, ये केवल हमारे गैजेट्स में आकर के हमारे सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और बनकर आपको फोन कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि आपकी जानने वाला कोई दोस्त फोन कर रहा है, आपके परिवार का कोई सदस्य फोन कर रहा है। तो वॉइस और ऑडियो को भी फेक तरीके से इस्तेमाल करके इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक कहा जाता है। तो इससे मैं चाहूंगी लोग सावधान रहें, जागते रहें, क्योंकि मनी नाइन यही कोशिश है कि इस तरह के फ्रॉड से आपको कैसे बचना है बताएंगे। तो बहुत जल्द सुपर ऐप में हम इस पर एक पूरी स्टोरी लेकर आएंगे। जागते रहो में सुपर ऐप को डाउनलोड कीजिए मनी नाइन के, ताकि आप समझे कि इससे कैसे बचना है। चलिए, तो प्रियंका जी ने ये भी बता दिया कि क्या हो रहा है और ये भी बता दिया आप बच कैसे सकते हैं। सुपर ऐप डाउनलोड कीजिए, जागते रहो, देखते रहिए। सर, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि ये सब कुछ रुक क्यों नहीं रहा है। देखिए सरकार ने क्या क्या किया, 2-3 चीज़ें तो मुझे याद आती हैं। ट्राई से कहा कि आप नंबर बंद कर दीजिए, कंपनियों से ये कहा कि आप अपने यहाँ सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स लगाइए। इतना सब कुछ करने के बाद चीन की कंपनियों पर छापे मारे कि नहीं तुम डेटा चुरा रहे हो, बाहर निकलो। इसके बाद भी ये सब रुक क्यों नहीं रहा? हाँ, इसलिए नहीं रुक रहा है शुभम कि सरकार की कोशिशें बैलगाड़ी युग में हैं और फ्रॉड करने वाले क्रिप्टो एज में हैं। तो दोनों के बीच में जो जनरेशन 4-5 जनरेशंस का गैप है। सरकार तो अभी ये कह रही है कि कॉल्स ना आए आपके पास, फ़ोन से आपके पास मार्केटिंग के कॉल ना आए। उसी पर भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसको कोशिश होते हुए 6 महीने बीत गया, पर आपके पास आने वाली हर तीसरी कॉल मार्केटिंग कॉल ही होती है। अभी भी आ रही जो प्राइवेट नंबर से आ रही, तो वो नहीं रोक पा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत में कानून बनाने की व्यवस्था भी शुरू हुई है। देश की पूरी का पूरा विजिलेंस तंत्र साइबर सिक्योरिटी में ट्रेंड ही नहीं। आप किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में जाकर साइबर एक्सपर्ट से या साइबर सिक्योरिटी के मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश करिए, शिकायत करने की कोशिश करिए, आपको एहसास हो जाएगा कि नेटवर्क की जो भारत का सुरक्षा तंत्र है वो कितना तैयार है। लेकिन यहाँ से और ज़्यादा हाई प्रोफाइल अपराध शुरू हो गए हैं, जिसमें आप ये जान ही नहीं सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ से कौन व्यक्ति आ रहा है। तो फिलहाल सरकार इसमें कितना इसे रोक पाएगी कि नहीं, ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लेवल पर इतना सतर्क रहें। हम बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ उन सारे संवादों का जवाब शायद ना दें जिनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ ठहरें, थोड़ी देर सोचें, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आपके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्रॉड में चलती है। आपने अगर कहीं कोई वेरिफिकेशन कोड हासिल किया है, हो सकता है उसके तत्काल बाद हैकर एक दूसरा वेरिफिकेशन कोड आपको भेज दे। पहला वाला वास्तविक हो सकता है, दूसरा वाला नकली हो सकता है। और उसी कुछ सेकंड में आप उस वेरिफिकेशन कोड के चपेट में आ जाएंगे। तो बहुत बेहद सतर्क रह के इस डिजिटल स्पेस में बात करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से कानून तो बन रहा है डेटा प्रोटेक्शन का, लेकिन वो कितना प्राइवेसी प्रोटेक्ट करेगा ये हमें देखना होगा। चलिए, अगली बड़ी खबर है गोल्ड के मार्केट से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने मंगलवार को जून तिमाही के वैश्विक स्तर पर सोने की मांग और सप्लाई के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों में बताया गया कि इस साल अप्रैल और से जून के दौरान दुनिया भर में ज्वेलरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सोने की मांग घटी है, जबकि निवेश मांग में 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून तिमाही के दौरान केंद्रीय बैंक की गोल्ड खरीद में 35% की गिरावट आई है। सप्लाई की बात करें तो अप्रैल से जून के दौरान खदानों से सोने की सप्लाई 4% बढ़ी है और रिसाइकल्ड सोने की सप्लाई 13% बढ़ी। रिसाइकल्ड सोना मतलब जो घर में पुराना सोना रखा था उसको बेचा और उसके बदले नया खरीद लिया। सर, पहला सीधा सवाल, पूरी दुनिया में सोना कम क्यों खरीदा गया? पूरी दुनिया में सोना कम खरीदा गया, वास्तविक रूप से ये कहना थोड़ा सा तथ्य संगत नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे बैंक्स खरीद रहे हैं। दुनिया के में सबसे ज़्यादा सोना बेचा गया और वो बेचा टर्की के सेंट्रल बैंक ने। टर्की की मुद्रा बुरी तरह टूटी हुई है पिछले 1-2 साल से आर्थिक संकट के कारण। तो टर्की का सेंट्रल बैंक अपने इंपोर्ट रोकने के लिए अपने सोने को बेच रहा है, ताकि लोकल खपत के लिए बाजार में सोना निकाला जा सके। तो वो टर्की के लोग या जो टर्की का ज्वेलरी मार्केट है जिस सोने का इस्तेमाल कर रहा है वो दरअसल टर्की के बैंक के रिजर्व का सोना है, और इसलिए टर्की की जो सोने की सेलाफ आई उसने पूरी दुनिया में आपूर्ति बढ़ा दी। नहीं तो सोने की खरीद सेंट्रल बैंक्स की आमतौर पर औसत स्तर पर रही है, पर कंज्यूमर्स के स्तर पर यह परिस्थिति बदली हुई दिखाई देती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतें ज़्यादा हैं। इसलिए उन महंगी कीमतों के कारण सोने की मांग फिजिकल रूप में कमाई, रिसाइकल गोल्ड के रूप में कमाई। भारत में भी हमने अप्रैल से जून में भारत में सोने की मांग में करीब 7% की कमी देखी है। आने वाले दिनों में सर फिर आपको क्या लगता है कि अगर ये संकेत एक तरफ पकड़े जाएं तो कैसे समझा जाए कि आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं मार्केट के लिए? अब
सोने को लेकर दो तरीके के ट्रेंड अब हमें मिलने लगे। हमेशा सोने के बाजार को हमें दो तरह से देखना पड़ेगा। एक सोने का वो बाजार है जो फिजिकल गोल्ड का, और एक दूसरा डिजिटल गोल्ड का। फिजिकल गोल्ड के बाजार में जहां सबसे ज़्यादा खरीद ज्वेलरी इंडस्ट्री के बीच में होती है, या जो रिसाइकल्ड गोल्ड आता है जो बार बार बाजार में आता है और उसे बदलकर ज्वेलरी में बदला जाता है, वहाँ इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतें क्या हैं और रूरल और अर्बन एरिया में लोगों की इनकम में बढ़ोतरी क्या है। अप्रैल जून के दौरान 2000 रुपये के नोट बंद होने के कारण और आर्थिक चुनौतियों के कारण ग्रामीण इलाकों से वैसी मांग नहीं निकली। अब मानसून की परिस्थिति कैसी रहती, खरीफ की क्रॉप कैसी रहती, इसके बाद हमें सोने की मांग का एक नमूना फेस्टिवल सीजन के दौरान दिखाई देगा। पर WGC की रिपोर्ट मान रही है कि महंगाई के कारण, ऊंची कीमत के कारण और सोने की कीमतें लगातार ऊंची बने रहने के कारण मांग में कमी रह सकती है। ऊंची कीमतें लोगों को सोने की खरीद से रोकेंगी और इनकम में बढ़ोतरी, लोगों की कमाई में बढ़ोतरी ना होने के कारण भी सोने की मांग इस बार दबी हुई रहेगी। पर इस मांग के कारण कीमतें कम होंगी, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतों में बढ़ोतरी का रुख बनता दिखाई दे रहा है। सर, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं, सोने की मांग कमज़ोर रहेगी। अगर कोई गोल्ड बॉन्ड आ जाता है तो उसके नंबर तो ऐसे आते हैं उत्साह वाले, और ETF के भी नंबर हम देखें तो हालांकि अभी आउटफ्लो है, लेकिन वहाँ भी अगर हम देखते हैं तो निवेश में डिजिटल गोल्ड की जहाँ बात आती है वहाँ निवेश बढ़ जाता है। ये विरोधाभास क्यों? अब यही बात जो हमने पहले कही कि दो अलग अलग तरीके के बाजार हैं। फिजिकल बाजार, जो फिजिकल गोल्ड का बाजार है वो रिसाइकल्ड सोने की मांग से, और ग्रामीण इलाकों में वो लोग जो सोने को भौतिक रूप से खरीदना चाहते हैं उनकी मांग से आधारित है। डिजिटल गोल्ड एक किस्म का निवेश विकल्प हो गया है और अब लोग उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगे हैं। तो जो अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में 100 रुपये में से 10 रुपये या 12 रुपये का, 15 रुपये का विशेषज्ञों के आधार पर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। तो उसके अगेंस्ट वो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा जा रहा, पर डिजिटल गोल्ड की मांग में जो रिटर्न आ रहा है उसके साथ जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें बेहतर लोगों को कमाई के मौके मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ सोने की जो अभौतिक खरीद है या जो परोक्ष खरीद है या डिजिटल खरीद है उसकी मांग लगातार बनी रहेगी। और हमें देखेंगे आने वाले दिनों में कि भारत का फिजिकल गोल्ड मार्केट डिजिटल गोल्ड मार्केट से डिकपल हो गया है, अलग अलग हो गया है। यानी फिजिकल गोल्ड के मार्केट में भौतिक सोने के मांग में दूसरी तरीके से रुख दिखाई देगा और जो डिजिटल गोल्ड है वहाँ दूसरी तरह से मांग दिखाई देगी। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी IMF के कहने के बावजूद पाकिस्तान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। सोमवार को पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, उन्हें 22% पर स्थिर रखा है। IMF ने पाकिस्तान को राहत पैकेज देते समय कहा था कि उसे महंगाई लगाम लगाने के लिए कर्ज को और महंगा करना होगा, लेकिन IMF से राहत पैकेज की किस्त लेने के बावजूद पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान की सरकार को महसूस हो रहा है कि ब्याज दरें अभी और ज़्यादा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा संकट बढ़ाया जा सकता है। हालांकि IMF इससे सहमत नहीं होगा और उसे अगली किश्त भी चाहिए, पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दोबारा उबारने की कोशिश में कर्ज सस्ता रखने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं झटपट की ओर। देश में स्टार्टअप और बेहतर तरीके से काम कर सकें, वैश्विक स्तर पर हमारे स्टार्टअप का दबदबा बढ़े, क्या इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है? अगर है तो आपकी राय सरकार को भेजिए। सरकार की ओर से सोमवार को नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का मसौदा जारी किया गया। 15 सितंबर तक जनता से राय मांगी गई है। मसौदे में सुझाव दरअसल रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कुल 9 नीतियों में बदलाव के लिए मांगे गए हैं। बायजूस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड से जुड़ा है। चर्चा है कि न्यूयॉर्क की निवेश संस्था डेविडसन कैपिटल मैनेजमेंट ने आकाश को टेक ओवर कर लिया। आरोप लगाया कि बायजूस ने कंपनी में वित्तीय गड़बड़ियां की हैं। आकाश के बोर्ड से CEO, CFO समेत सभी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बायजूस रविंदर ने अभी भी बोर्ड से अपना पद नहीं छोड़ा है। बायजूस ने वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप को नकारा है। आपको बता दें कि बायजूस 2024 में आकाश इंस्टीट्यूट का IPO लाने की तैयारी कर रहा है। एक आखिरी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST के बाद सरकार ने देश में गेमिंग की सुविधा देने वाली विदेशी कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। विदेशी गेमिंग कंपनियों को साफ निर्देश दिया गया है कि या तो वे भारत में टैक्स देने के लिए खुद को रजिस्टर कराएं या भारत में कारोबार बंद करके चली जाएं। GST काउंसिल ने जब ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स घोषित किया था तो उस समय कई विदेशी गेमिंग कंपनियों ने विज्ञापन दिया था कि उनके पास बिना टैक्स चुकाए ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा ली जा सकती है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ऑनलाइन गेमिंग वाले लोगों के पास इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं जो सरकार की निगाह में आए हैं, जहां पर ये मैसेज आ रहा है कि खासतौर से जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो ये बता रहे हैं कि आप वहां 28% GST चुकाए बिना गेम्स खेल सकते हैं, और शायद इस पर ही सख्ती की जा रही है। और इसीलिए ये वजह है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से जो दुनिया में अलग देशों से ऑपरेट कर रही हैं उनसे कहा है कि उन्हें भारत में पंजीकरण कराए बिना भारत के ग्राहकों को अपनी गेमिंग सुविधाएं देने की छूट नहीं होगी। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है